बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट नंबर 16 जो है उसका लेक्चर नंबर 2 जो है ज़्यादातर इसमें इंफॉर्मेटिव है, थ्योरेटिकल है, जस्ट अंडरलाइन करना है बुक से। तो जो जो पॉइंट्स आपसे शेयर कर रहा हूँ इसको आपने अंडरलाइन करके लर्न कर लेना है। इंट्रैक्शन ऑफ रेडिएशन एंड मैटर जो है इसमें से मल्टीपल चॉइस पिक होते हैं और कहते हैं जी इन्हें जो इंट्रैक्शन है मैटर के साथ इन करेक्टरिस्टिक से डिपेंड करती है। जब इंट्रैक्शन होती है किसी पार्टिकल की तो हम उसका मैस ऑफ द पार्टिकल जो है वो इफेक्ट करता है, चार्ज भी इफेक्ट करता है, एनर्जी ऑफ द पार्टिकल भी इफेक्ट करती है, डेंसिटी ऑफ द मीडियम जो है वो भी इंट्रैक्शन के ऊपर जो है वो डिपेंड कर रही होती है, और आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ द एटम। ठीक है, उसके बाद जो है उसने अल्फा बीटा और गामा की ना करेक्टरिस्टिक्स बताई हुई हैं, और इसमें से क्वेश्चन जैसे मैंने कहा कि पिक होता है ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो ये जैसे ये देखें, अल्फा पार्टिकल जो है ये 7000 मोर मैसिव होता है देन इलेक्ट्रॉन। ये याद करने वाली चीज़ें आपकी। इट प्रोड्यूसेस इंटेंस आयोनाइजेशन, जो कि इसका चार्ज ज़्यादा होता है और मैस भी ज़्यादा है, इसलिए ये इंटेंस आयोनाइजेशन प्रोड्यूस करता है एज कम्पेयर टू जो है वो बीटा पार्टिकल्स। इट्स कैप्चर टू इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मीडियम एंड बिकम्स न्यूट्रल हीलियम। एंड इसी तरह से कह रहे इट मूव्स ऑन अ स्ट्रेट पाथ प्रोवाइडेड इट डज नॉट अप्रोच टू क्लोजली टू द न्यूक्लियस। क्योंकि न्यूक्लियस में याद रखना कोई चार्ज पार्टिकल एंटर नहीं हो सकता। रीज़न क्या है कि उसकी जो स्पीड है वो दैट शुड बी ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ लाइट, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो वो स्ट्रांगली डी एक्सेलरेट होता है। अब जब अल्फा पार्टिकल जो है वो क्लोज टू द न्यूक्लियस जाएगा तो जाहिर है वो कंटिन्यूस एक्स रेज प्रोड्यूस करेगा। So it radiates X-rays photon when slowed down by the electric field of the charged particle in a solid. नेक्स्ट जो है वो कहते हैं जी इसमें अगर देखें, कहते हैं जी इट्स आयनाइजेशन एबिलिटी जो है वो 100 टाइम्स जो है ग्रेटर देन डेटा बीटा पार्टिकल, लेकिन रेंज जो है वो एज कम्पेयर टू बीटा पार्टिकल जो है वो 100 टाइम क्या होती है, लेस होती है। ये नंबर ऑफ टाइम्स जो है वो ये वाला मल्टीपल चॉइस भी पास पेपर में रिपीट हो चुका है। ठीक है, एक और यहाँ एंड पे याद रखना है कि जो भी पार्टिकल आयनाइजेशन करता है, आयनाइजेशन की वजह से अपनी एनर्जी लूज करेगा। इसका मतलब है उसकी काइनेटिक एनर्जी और स्पीड जो है वो क्या होती है, डिक्रीज होती जाती है। इंट्रैक्शन ऑफ सेम बीटा पार्टिकल भी इसी तरह से जो है वो सेम वही है। अगर आप देखें तो ये भी लूज एनर्जी जो है वो करेगा बाय प्रोड्यूसिंग आयनाइजेशन। इसकी जो आयनाइजेशन एबिलिटी है वो 100 टाइम अल्फा से लेस होती है, लेकिन रेंज 100 टाइम ज़्यादा होगी। पाथ जो है वो ज़्यादा स्ट्रेट लाइन में होता है, स्कैटरिंग शो करता है, लेकिन अल्फा पार्टिकल हैवी होने की वजह से स्ट्रेट पाथ पे ज़्यादातर मूव करता है। तो इसमें देखिए वो कहता है स्कैटरिंग शो करेगा। रेडिएट एनर्जी वही बात ही, एक्सरे प्रोड्यूस करने के लिए जो है हमने पढ़ा हुआ था कि बीटा पार्टिकल के इंट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन जो है वो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन जो है वो इंसिडेंट करते हैं टारगेट मेटल की तरफ। गैमा इंट्रैक्शन जो है वो भी सिंपल है जी। इसमें गैमा हमें पता है कि ये बहुत लिटिल आयोनाइजेशन प्रोड्यूस करेंगे, क्यों, क्योंकि इनके ऊपर चार्ज नहीं होता, और रेस्ट मैस ऑफ फोटोन जो है वो जीरो है, इसका जस्ट वर्चुअल मैस एग्जिस्ट करता है। जैसे हम फोटोन की करेक्टरिस्टिक्स पहले ही हमें पता है। और गैमा रेज की जो इंट्रैक्शन है मीडियम के साथ वो कहते हैं तीन डिस्टिंक्ट वे पे होती है। कौन कौन से है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, कॉम्पटन स्कैटरिंग है, पेयर प्रोडक्शन है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है लो एनर्जी जो है, लो एनर्जी के ऊपर कहता है जी कि जो फिनोमेना है, अगर एनर्जी जो है वो फोटोन की कितनी हो, लेस देन 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कॉम्पटन स्कैटरिंग जो है इंटरमीडिएट एनर्जीज पर 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और पेयर प्रोडक्शन जो है वो आपकी जो है वो कब होती है, जब एनर्जी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो। तो ये जस्ट इंफॉर्मेशन के तौर पर बातें आपने याद रखनी है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है, और यू ऑलरेडी नो दैट के ऊपर जो हमने पढ़ा है उसको इस टेबल में उसने क्या किया हुआ, समराइज किया हुआ है। इसमें से जो है वो अगर आप देखें तो पास पेपर में आने वाले जो क्वेश्चन हैं वो आमतौर पर जो है नेचर ऑलरेडी हमें पता है। टिपिकल सोर्स जो है वो अक्सर पेपर में जो है वो क्वेश्चन देखा गया है। जैसे वो कहते हैं कि टिपिकल सोर्स बताएंगे गैमा का, आपने कहना है क्वाड 60, टिपिकल सोर्स जो है बीटा का स्ट्रोंटियम 94, रेडॉन 22। तो ये अक्सर पास पेपर में देखा गया है। इसी तरह से जो है वो ऑब्जॉर्ब्ड बाय जो है ये वाला जो है वो पेपर में जो है वो, और इसकी रेंज जो है वो कंपेयर कंपेयर अक्सर आ जाती है। ठीक है, तो ये वाला टेबल अच्छे से लर्न भी करना है, एनालाइज भी करना है साथ साथ। और स्पीड स्पीड भी पास पेपर में काफ़ी दफ़ा रिवाइज हो चुका है। यह इंपॉर्टेंट बात यह है कि एनर्जी जो है अल्फा की जो है वो कहता है सेम एनर्जी के साथ एमिट हो रहे होते हैं, जबकि जो बीटा और गैमा है वो वेरिएबल एनर्जी के साथ जो है वो एमिट होते हैं। नेक्स्ट जो है अगर देखें तो इसमें आपको अल्फा बीटा का कंपैरिजन दिया हुआ है, एक्सरेज का, गैमा का और न्यूट्रॉन का। तो आप देखिए इसमें जो है वो
न्यूट्रॉन सबसे ज़्यादा जो है उसकी रेंज है अगर आप देखें तो, ठीक है। तो न्यूट्रॉन जो है वो देखें एल्यूमिनियम को भी क्रॉस कर गया, थिन लेड को भी, थिक जो है वो उसके बाद लेड को भी, और कंक्रीट में भी जो है वो पेनिट्रेट कर गया। इसका मतलब है इसमें से अगर रेंज पूछा जाए सबसे ज़्यादा किसकी, तो न्यूट्रॉन की। देन जो है वो सेकंड पे क्या है, गामा रेज। थर्ड पे क्या है, एक्स रेज। फोर पे बीटा, और फाइव पे अल्फा है। अगर इन पांचों को कंपेयर करें तो ये भी आपने लर्न करना है। फ्लोरिसेंस ऑलरेडी आपको पता है क्या होता है। फ्लोरिसेंस हमें पता है जी, इट्स अ फिनोमेना जिसमें हम कहते हैं जी कि जो जो आपकी जो रेडिएशन है जब वो किसी मैटर के साथ जो इंसिडेंट करती है तो वो उसको ऑब्जॉर्व करता है। ऑब्जॉर्व करने के बाद ज़ाहिर है री एमिट करेगा। अगर वो उसको री एमिट विजिबल पोर्शन में कर देता है तो हम कहते हैं कि ये फिनोमेना फ्लोरिसेंस का है। जैसे ऐसी जो अगर जिंक सल्फाइड है, सोडियम आयोडाइड है, बेरियम प्लाटिनो साइनाइड कोटेड स्क्रीन है, इनमें एबिलिटी होती है कि हाई एनर्जी जो है वो रेडिएंट लाइट को ये ऑब्जॉर्व करते हैं, और लो एनर्जी यानी विजिबल स्पेक्ट्रम में उसको क्या कर देते हैं, एमिट कर देते हैं। बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर, ये हम मैक्रोस्कोपिक लेवल वाली जो तो फोर्सेस हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है ये पहले रिवाइज भी कर चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट में। और जो माइक्रोस्कोपिक लेवल का है वो हमें यहाँ पे अंडरस्टैंड करना, बाकी तो इजी है। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसकी प्रॉपर्टीज आपने एक बार फिर से रिवाइज कर लेनी है। जैसे वीकेस्ट फोर्स ऑफ नेचर है, लॉन्ग रेंज है, सेंट्रल फोर्स है। सेंट्रल फोर्स का मतलब है सेंटर टू सेंटर जो है वो इनके दरमियान फोर्सेज एग्जिस्ट करती हैं। अगर दो मैस हैं हमारे पास, लेट से एक मैस M1 है, एक मैस M2 है, तो जो फोर्स उनके दरमियान एग्जिस्ट करेगी वो सेंटर टू सेंटर एग्जिस्ट करेगी। यानी इस सेंटर से लेकर इस सेंटर तक इन जो फोर्स एग्जिस्ट कर रही हैं वो सेंटर टू सेंटर एग्जिस्ट करनी है, इसलिए इसको हम कहते हैं ये सेंट्रल फोर्स होती है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स है, इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम है, मीडियम पर डिपेंडेंट नहीं करती। ठीक है, इसी तरह से इसके वैल्यू ऑफ जी आपने लर्न करनी है। एटमॉस्फेयर एंड सी कहता है फिक्स टू द सरफेस टू द प्लैनेट, जो हमारी अर्थ का भी जो है वो एस्केप वेलोसिटी जो है वो डेट इज जो अगर आप देखें तो उसकी वजह से जो है वो हमारा एटमॉस्फेयर जो है वो किसने पकड़ा हुआ है, ग्रेविटी ने होल्ड करके रखा हुआ है। अब मून की सरफेस के ऊपर जो है वो अगर आप देखें एटमॉस्फेयर क्यों नहीं है, चूंकि उसकी वैल्यू ऑफ जी बहुत कम है, तो एटमॉस्फेयर को होल्ड नहीं कर सका, जिसकी वजह से वहाँ पर जो है वो सारा का सारा गैसेज जो है स्केप कर गई। सो डेट इज़ द रीज़न कि जो हमारी अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो अभी तक क्यों है, चूँकि यहाँ पर अर्थ की ग्रेविटी ने एटमॉस्फेयर को होल्ड करके रखा हुआ। ठीक है जी। सो राइज एंड फॉल जो है वो टाइड्स में जो आता है, ये भी जो है वो कहता है जी हमारे सन की वजह से, सन और मून की इंटरेक्शन की वजह से होता है। ठीक है, तो ये ज़रा ये भी देख लीजिएगा। अब देखें नेक्स्ट जो है, ये सिंपल सिंपल पॉइंट्स हैं जो आपने यहाँ रिवाइज कर रहे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी इसी के कंपैरिजन में इसी तरह है, जैसे वो सिर्फ अट्रैक्टिव होती है, अट्रैक्टिव भी हो सकती है, रिपल्सिव भी हो सकती है। ठीक है जी, ये भी लॉन्ग रेंज होती है, और इसमें के की वैल्यू लर्न करनी है। अच्छा, ये तो आखिरी दो हैं, इनको हमें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। एक वीक न्यूक्लियर फोर्स है, दूसरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है। अच्छा, वीक न्यूक्लियर फोर्स सबसे पहले मैं आपको कर बताता हूँ कि ये जो है वो सिर्फ रिपल्सिव होती है, इट इज़ ओनली रिपल्सिव। ठीक है, इन चारों में से ये वो फोर्स है जो सिर्फ रिपल्सिव होती है। ये शॉर्ट रेंज होती है और इसका ऑर्डर होता है 10⁻⁻17 मीटर, और कहते हैं इट इज़ द मोमेंट्री फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेडियो एक्टिव डिके। अब इसको आप अंडरस्टैंड कर लेंगे, इसका क्या मतलब है जी। कहते हैं देखो बात ये है कि हमारे पास जो, लेट से कि ये हमारे पास एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है, इसके अंदर जो है वो क्या होते हैं, न्यूट्रॉन, ठीक है, और प्रोटॉन। ठीक है। अच्छा, अब बात ये है कि न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज़्यादा हैं, और जो अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज़्यादा हैं और प्रोटॉन कम है तो ज़ाहिर है ये रेडियो एक्टिव होगा। तो और उसमें रेशो जो है वो अगर 1.5 से ज़्यादा है, तो अब देखिए कि यहाँ पर जो है अगर आप देखें तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन हमारे पास है। अब न्यूट्रॉन जो है जब चूंकि ज़्यादा है रेडियो आइसोटोप के पास, प्रोटॉन कम है, तो स्टेबल होने के लिए उसने न्यूट्रॉन कम करने हैं। अब न्यूट्रॉन ब्रेक होगा और ब्रेक होकर प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा, तो हमारे पास जो है वो फिर वहाँ से बीटा रेडिएशन एमिट होती है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, अब बात ये है कि ये जो न्यूक्लियस है इसका एक्साइट होना और अल्फा, बीटा और गैमा रेडिएशन एमिट करना, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ जो है वो क्वार्क्स जो है उनके इन बिटवीन ब्रेकेज होती है। ब्रेक होने के बाद जो है वो
न्यूक्लियस एक्साइड भी होता है, उसमें न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन्स में कन्वर्ट भी होते हैं। सो अब बात यह है कि यहाँ पर जो है वो अंदर जो कौन सी ऐसी फोर्स है जो इस न्यूट्रॉन को जो है इतनी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियस फोर्स होने के बावजूद जो है वो तोड़ देती है। वो फोर्स है वीक न्यूक्लियर फोर्स। और ये मोमेंट्री फोर्स का मतलब है ये चंद लम्हों के लिए प्रोड्यूस होती है, और ये सिर्फ रिपल्सिव फोर्स है, चंद लम्हों के लिए प्रोड्यूस होकर ये क्वार्क्स के दरमियान जो है रिपल्सिव फोर्स बन के उनको ब्रेक कर देती है, और उसके बाद जो है वो वहाँ से गायब हो जाती है। तो इसका सिर्फ काम इतना है कि इसने जो है वो रेडियो एक्टिविटी जो है वो करवानी है। ये बाय नेचर जो है वो रिपल्सिव फोर्स होती है, और कितनी रेंज है जी, 10⁻⁻17 मीटर के ऑर्डर पे जाके ये काम कर रही होती है। ठीक है जी। सो नेक्स्ट है फोर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहता है ओनली अट्रैक्टिव है, शॉर्ट रेंज है, 10⁻⁻15 है। It confines the neutron protons together and this strongest force of nature, and it is effective only within the nucleus जो है। अच्छा यहाँ भी इम्पोर्टेंट बात जरा सुनिएगा। ये जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होती है, इट कैन एग्जिस्ट जो है, ये इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी है। जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है इट कैन एग्जिस्ट बिटवीन प्रोटॉन, प्रोटॉन भी होती है विद इन द न्यूक्लियस, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के दरमियान भी हो सकती है, और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के इन बिटवीन भी होती है। अब आप कहेंगे न्यूट्रॉन तो चार्ज पार्टिकल ही नहीं है, इनके दरमियान कहाँ से फोर्स आ गई? प्रोटॉन न्यूट्रॉन के दरमियान कहाँ से आ गई? प्रोटॉन प्रोटॉन तो रिपेल करता है, तो यहाँ कहाँ से आ गई? बात ये है कि मैंने कहा है कि ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है इट इज ओनली अट्रैक्टिव, और याद रखना है ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ नेचर है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ नेचर है, और यही वो फोर्स है जिसकी वजह से न्यूक्लियस और मैटर जो है उसकी स्टेबिलिटी होती है। अच्छा आप देखो कि ऐसा क्यों है। ऐसा इसलिए कि हम बात कर रहे हैं विद इन द न्यूक्लियस, ये जो हम बात कर रहे हैं वो न्यूक्लियस के अंदर अंदर की बात कर रहे हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज करें कि हम अब आउटसाइड द न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस से बाहर जो है, सपोज करें कि हमारे पास दो प्रोटॉन थे, ठीक है। लेट्स से कि न्यूक्लियस से बाहर जो है हमारे पास दो प्रोटॉन थे, प्रोटॉन प्रोटॉन। अब न्यूक्लियस से बाहर ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, ये दोनों एक दूसरे को जो है वो रिपेल करेंगे, क्योंकि दोनों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। सो इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों न्यूक्लियस से बाहर जो है इनके दरमियान जो है वो फोर्स ऑफ क्या होगी, रिपल्शन। ठीक है। लेट से कि ये न्यूक्लियस से बाहर जो है स्मॉल डिस्टेंस पे आपने रखा हुआ है एज मच एज पॉसिबल, तो ये एफ फोर्स, रिपल्सन फोर्स जो है वो एक दूसरे के ऊपर लगा रहे हैं। लेकिन जो ही आप इन प्रोटॉन्स को न्यूक्लियस में लेके आओगे, न्यूक्लियस के अंदर जहां रेंज 10⁻⁻15 मीटर है, इस रेंज पे आने के बाद पैकिंग फ्रैक्शन के बाद जो है ये जो प्रोटॉन है ये अब उनके दरमियान फोर्स ऑफ रिपल्शन नहीं होती, बल्कि वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाती है। और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन से भी 10 टाइम्स ज़्यादा जो है वो फोर्स बन के बियर होती है। और वो कौन सी होती है? अब ये रिपल्सिव नहीं रहेगी, बल्कि कौन सी फोर्स बन जाएगी, अट्रैक्टिव फोर्स बन जाएगी। ठीक है। ऐसा क्यों होता है? इसलिए कि जब 10⁻⁻15 मीटर के रेंज में आप उन प्रोटॉन्स को लेके आओगे, तो अब प्रोटॉन्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ इस तरह से इंटरेक्ट हुए हैं कि उनके क्वार्क्स जो हैं वो आपस में जो है वो उन्होंने अट्रैक्शन स्टार्ट कर दी है। तो क्वार्क्स देखें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होते हैं, तो वो दोनों को एक दूसरे को जो है वो स्ट्रांगली ग्रिप कर लेते हैं। लेकिन वो तभी पॉसिबल है जब प्रोटॉन प्रोटॉन इतने करीब आ जाएं कि उनके क्वार्क्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करने के काबिल हो जाएं। तो आउटसाइड द न्यूक्लियस जो है वो प्रोटॉन प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल करेगा बीइंग पॉजिटिवली चार्ज, लेकिन जो न्यूक्लियस के अंदर आता है तो वही फोर्स ऑफ रिपल्शन जो है वो अट्रैक्शन में जो है वो चेंज हो जाती है, और 10 टाइम्स मोर अट्रैक्टिव हो जाती है एज कम्पेयर टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन विच वाज आउटसाइड द न्यूक्लियस। तो यही वजह है कि ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ नेचर है, और यही वजह है कि न्यूक्लियस जो है वो उसकी बाइंडिंग एनर्जी होती है, और जो है वो मैटर की स्टेबिलिटी है। ठीक है जी। अच्छा अब देखो कि ये सिंपल सिंपल सी बातें हैं, आपने इनको रिवाइज करना है सबको। 1979 में ग्रैंड यूनिफिकेशन का जो नजरिया आया था, इसमें ग्लेशो जो है विनबर्ग और अब्दुल सलाम को इसके लिए जो है वो नोबेल प्राइज दिया गया था। अच्छा नेक्स्ट जो है वो आपके पास साइन यूज्ड फॉर द रेडिएशन डेंजर जो है वो डायग्राम वाले क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली आते हैं, तो ये भी आपने लर्न करना है। फिशन और फिजन में भी जस्ट इंफॉर्मेटिव सारी चीज़ें हैं, तो आपने जो है उसको भी ज़ाहिर साथ साथ देखना है।
ओटोहॉन और विट्समैन स्ट्रॉसमैन जो है वो उसके जो को वर्कर्स हैं उन्होंने एक्सीडेंटली जो है वो ये फिनोमेना डिस्कवर किया था जब वो बम्बार कर रहे थे 235 विद स्लो न्यूट्रॉन्स। सो उनके पास जो है ना उन्होंने देखा कि एलिमेंट्स जो है वो जिनके एटॉमिक नंबर ग्रेटर दैन जो है वो कहते हैं जी हैव नंबर ग्रेटर दैन दैट ऑफ यूरेनियम, जो उनको क्या कहते हैं ट्रांस यूरानिक एलिमेंट्स कहते हैं, ट्रांस यूरानिक। तो वो ट्रांस यूरानिक एलिमेंट बनाने की कोशिश कर रहे थे। सो देर आर 30 डिफरेंट वेज आमतौर पर जो है वो जिससे हम कोएफिशिएंट जो है वो ऑब्जर्व कर सकते हैं प्रैक्टिकली, और उसमें 2 से 5 न्यूट्रॉन जो है हमें एज ए प्रोडक्ट मिलेंगे। तो एवरेज ऑन एन एवरेज जो न्यूट्रॉन है वो 2.5 न्यूट्रॉन्स ऑन एन एवरेज हमें फिशन रिएक्शन में मिलते हैं। तो 2 से लेकर 5 न्यूट्रॉन्स तक मिल सकते हैं। सो बुक में जो है वो इसके जो जितने भी हमारे वो इसके फिशन से रिलेटेड रिएक्शंस है ना, आई थिंक 5 गिवन है बुक में। तो वो 5 के 5 ही आपने लर्न करने हैं, और उसमें देखेंगे हर दफ़ा सेम फ्रेगमेंट नहीं आते, डिफरेंट फ्रेगमेंट आते हैं। ठीक है, तो किसी में 2 न्यूट्रॉन होंगे, किसी में 3 न्यूट्रॉन होंगे, ठीक है, किसी में 4 न्यूट्रॉन है। तो वो आपने पाँच पाँच रिएक्शन हमारी बुक में गिवन है, वो पाँचों के पाँचों जो है वो आपने लर्न करने हैं। मैं बोल रहा हूँ लर्न करने हैं, हमें पता हो कि किस प्रोडक्ट में क्या आ रहा है। ठीक है, उसके बाद फिशन न्यूट्रॉन जो है वो कहते हैं जी इजेक्टेड बाय डॉटर ऑफ फिशन फ्रेगमेंट नॉट द पेरेंट। जब कोई भी एलिमेंट ब्रेक होता है इनटू इट्स जो है वो फ्रेगमेंट्स, तो उसमें कहता है जी वो फ्रेगमेंट जो है ना, जो डॉटर न्यूक्लियाई है वो फर्दर न्यूट्रॉन एमिट करते हैं। पेरेंट जो है वो सिर्फ ब्रेक होता है दो लाइट न्यूक्लियाई में, और जो दो लाइट न्यूक्लियाई अपने आप को बैलेंस करने के लिए फर्दर जो है वो न्यूट्रॉन एमिट करते हैं। उनमें से जो जल्दी मिट हो जाते हैं उसको हम कहते हैं प्रॉम्प्ट न्यूट्रॉन जो है, और जो थोड़ा देर से मिट होते हैं उनको क्या कहते हैं डिलेड न्यूट्रॉन कहते हैं। और अनस्टेबल फिशन फ्रैगमेंट्स टू बिकम जो है वो स्टेबल इजेक्ट डिलेड न्यूट्रॉन। आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम देखें तो 238 है, 235 है, 234 है। परसेंटेज देखें तो 238 जो है वो नेचुरल यूरेनियम का 99.38% होता है। 235 जो आमतौर पर फ्यूल वगैरह के लिए यूज़ करते हैं 0.7% के अराउंड होता है, और 235 0.006% के अराउंड अबाउट होता है। इनकी हाफ लाइफ भी साथ लर्न करनी है। ठीक है जी, जैसे आप देखो कि हम यहाँ पर जो है वो आम तौर पर मैंने कहा जैसे ये दो हमारे पास जो है फिशन के रिएक्शन है, आपकी बुक में टोटल 5 दिए हुए हैं, वो आपने लर्न करना है। इसमें जो कॉमन है अगर देखें तो देखो हर दफ़ा ज़रूरी नहीं है कि सेम फ्रेगमेंट्स आए। जैसे ऊपर बेरियम क्रिप्टन आया जिससे जीरो 94 आया, इसमें 3 न्यूट्रॉन आए, इसमें 2 न्यूट्रॉन आए, तो न्यूट्रॉन भी डिफरेंट हो सकते हैं। और लेकिन ऑन एन एवरेज जो है वो एनर्जी जो है वो अप्रॉक्सीमेटली जो है वो सेम होती है। और किसी फिशन रिएक्शन में हमें 200 यूरानियम के खास तौर पर 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अराउंड वोल्ट एनर्जी मिलती है। और न्यूट्रॉन जो जिस एनर्जी से जो है वो कहता है कि कितनी एनर्जी रिक्वायर होती है उसको यूरानियम में अब्जॉर्ब करवाने के लिए, वो 0.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिक्वायर होती है ताकि वो यूरानियम में अब्जॉर्ब हो जाए। टीएनटी जो है वो एक पैमाना है जो कि हम रेडियो एक्टिविटी में यूज़ करते हैं। और टीएनटी जो है वो ट्राई नाइट्रोटोलुइन है, एक्सप्लोसिव मटेरियल है और इसमें जो है वो कहता है कि एक अगर एटम उसका एक मालिक्यूल उसका टूटता है तो वो 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अराउंड वोल्ट एनर्जी देता है। सो एटॉमिक फिशन जो है सेट टू बी पावर इक्वल टू एक्सप्लोजन 1000 किलोग्राम ऑफ टीएनटी के बराबर होती है। एटॉमिक जब फिशन जो है वो हमारे पास होती है। ठीक है, सो अब देखिए कि ये सिर्फ इंफॉर्मेशन है। आगे जो टाइप्स ऑफ फिशन में कंट्रोल्ड फिशन चेन रिएक्शन होता है। कंट्रोल जो है वो उसमें सारे के सारे न्यूट्रॉन फर्दर फिशन नहीं करते, उनमें से सिर्फ एक को हम इजाज़त देते हैं फर्दर फिशन के लिए ताकि हमारे कंट्रोल में रहे। और क्रिटिकल मैस का भी यही मतलब होता है। क्रिटिकल मैस का मतलब है कि जब इतना मैस होना चाहिए कि 1 न्यूट्रॉन जो है वो फर्दर जो है वो फिशन जो है वो करे। ठीक है, अनकंट्रोल्ड में क्या होगा कि मैस अगर ग्रेटर देन द क्रिटिकल मैस हो गया तो फिर वो हमारे कंट्रोल में ही रहेगा। वो फर्दर जो है वो सारे न्यूट्रॉन अगर या ऑलमोस्ट सारे न्यूट्रॉन अगर फिशन स्टार्ट कर देते हैं तो वो एनर्जी इतनी ज़्यादा जो है वो लिबरेट करेंगे, हमारे कंट्रोल में नहीं रहेगा। फर्मी जो है इट वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिसने फिशन कैरी आउट किया था 1942 में। इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है एंड दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
और फिशन कहते हैं 235 एटम रिलीजेस 10 टाइम्स एज मच एनर्जी एज रिलीज कार्बन 12 एटम इन ऑर्डिनरी फर्नेस जो है। ठीक है, तो ये जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए बातें हैं। इसमें जो है वो आगे आपको ये वाले जो है वो ये सिर्फ आपने ये भी लर्न करना है। देखें, 1 एटम ऑफ यूरानियम जो है वो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देता है। तो 1 किलोग्राम ऑफ यूरानियम कितनी एनर्जी देगा? 5 × 10⁻⁻⁶ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देगा। और फिशन जो है वो 10⁻⁸ सेकंड, कोई भी अनस्टेबल न्यूक्लियस स्टेबल होने के लिए सिर्फ 10⁻⁸ सेकंड लेता है। तो अब देखिए कि यहाँ पर जो है टोटल टाइम फॉर 60 फिशन जो होगा वो कितना होगा? वो 0.6 माइक्रो सेकंड हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से जो है वो प्लूटोनियम 239 और 233 जो है ये आमतौर पर फ्यूल के लिए हम यूज़ करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर्स वगैरह में। तो ये आपने लर्न करना है। ये देखें, ये वाला जो है वो मल्टीपल चॉइस ये कंप्लीट जो है वो पहले आ चुका है पेपर में। 5 × 10⁻26 जो है 1 किलोग्राम यूरेनियम की बात कर रहे हैं। ब्लेड जो है वो एनर्जी इन 0.6 माइक्रो सेकेंड में एनर्जी ऑब्जॉर्व करेगा अगर 1 किलोग्राम यूरेनियम यूज होती है। सो प्लूटोनियम 239 एंड यूरेनियम 233 आर द कहते हैं फ्यूल बीइंग यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर को एक दफ़ा जो है आपने जस्ट गो थ्रू करना है, इसमें जैसे फ्यूल लॉट्स क्या हैं। और कहते हैं यूरानियम 235 को इंक्रीज किया जाता है 2 to 4%। देखिए, नेचुरल अकरिंग यूरानियम 0.7% होती है जैसे ऊपर हमने देखा, लेकिन उसकी इन परसेंटेज जो है वो 2 to 4% इंक्रीज कर दी जाती है ताकि वो फ्यूल के तौर पे यूज हो सके। कंट्रोल लॉर्ड में बेरियम और कैडमियम यूज करते हैं जो कि न्यूट्रॉन को एफिशिएंटली ऑब्जॉर्व करने का मतलब है ये ऑब्जॉर्व करने के बाद फर्दर रेडिएटिव नहीं होती। मॉडरेटर का मतलब स्लो डाउन करना। स्लो डाउन करने के लिए या हैवी वाटर यूज होता है या ग्रेफाइट भी यूज होता है। ठीक है, सो हीट एक्सचेंजर जो है वो ये सिंपल है। आगे जो है वो कूलिंग सिस्टम की एक नज़र आपने पढ़ लेना है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है जी हमारे पास जो है ब्रीडर रिएक्टर क्या होता है। हाँ, ये वाला भी देखें। एक तो ये है कि हम फ्यूल खुद उसको जो है वो इनहेंस करके दें, मतलब 2 to 4% जो है उसको नेचुरल जो है उसको करके दें। तो ये जो है वो हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्टर जो है वो आम होते हैं। एक कुछ होते हैं वो ऑटोमेटिकली आपने सिर्फ उसको नेचुरल यूरेनियम दे दिया, उसको खुद ही इनरिच करेगा। तो ऐसे रिएक्टर जो है उसको कहते हैं ब्रीडर रिएक्टर, जो अपने लिए फ्यूल खुद ही तैयार कर लेता है। टाइप्स ऑफ रिएक्टर आपको सिंपल पता है, थर्मल रिएक्टर होते हैं, फास्ट रिएक्टर्स होते हैं। और थर्मल रिएक्टर्स में क्या होता है कि न्यूट्रॉन जो है वो स्लो डाउन करना पड़ता है थर्मल एनर्जी, और उसके लिए हम मॉडरेटर यूज करते हैं। और इसमें जो है 235 आमतौर पर यूज होता है। फास्ट रिएक्टर में 238 और 239 जो है वो इस तरह से प्लूटोनियम 239 ज़्यादा यूज होते हैं। और दिस टाइप ऑफ रिएक्टर जो है इज अ लिक्विड मेटल फास्ट ब्रीडर, और इसको हम लिक्विड मेटल फास्ट ब्रीडर कहते हैं। तो इसमें फ्यूल का डिफरेंस है। यहाँ स्लो न्यूट्रॉन यूज होते हैं, यहाँ फास्ट न्यूट्रॉन यूज होते हैं। बाकी ये वाला लर्न करने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये डिफरेंस बिटवीन थर्मल एंड रिएक्टर ये एक नज़र जो है वो देख लीजिएगा, ये भी सिंपल है। हाँ, ये वाले जो रिएक्शन है ये आपको लर्न करने पड़ेंगे सारे के सारे जो है वो रिएक्शन जो है न्यूक्लियर फ्यूजन के सन में। इसमें जो है वो टोटल जो है 4 प्रोटॉन जो है वो टेक पार्ट करते हैं द न्यूक्लियर रिएक्शन ऑफ द सन। इसमें न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन जो है वो रिएक्शन और न्यूट्रॉन टू ड्यूटियम, तो 4 प्रोटॉन्स कहता है मिल के ना एक हीलियम न्यूक्लियर बनाते हैं इन द सन जो है। तो इसमें देखें ड्यूट्रम टू ड्यूट्रम रिएक्शन, फिर आता है जी ड्यूट्रम टू ट्रिटियम रिएक्शन। और ड्यूट्रम टू ड्यूट्रम रिएक्शन में जो है वो तीन जो रिएक्शन उसमें हीलियम और 24 मेगा इलेक्ट्रॉन एनर्जी मिलेगी। इसमें जो है वो ट्रिटियम बनेगा और साथ एक प्रोटॉन 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। थर्ड रिएक्शन में जो है वो हीलियम 3 बनेगा, एक न्यूट्रॉन और 3.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। और ड्यूट्रम टू ट्रिटियम रिएक्शन में जो है वो फिर फाइनली हीलियम मिलेगा हमें और 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी ऑन एन एवरेज। सो इसका मतलब है जो हमारे पास फिशन इन द सन है ये जो है वो हमें ऑन एन एवरेज 4 प्रोटॉन जो है वो यहाँ पर टेक पार्ट करते हैं। 4 प्रोटॉन जो है वो मिल के जो है वो क्या बनाते हैं, फाइनली हीलियम प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। ठीक है जी, सो इसमें अब देखेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो है मेजर जो आपका सोर्स ऑफ एनर्जी है सन में वो क्या है, वो फ्यूजन है, फिशन नहीं है। ठीक है, और फ्यूजन इज मोर देन एनर्जेटिक देन फिशन। सो न्यूक्लियर रिएक्शन सन जो है उसमें अगर देखें तो कहते हैं कि सोर्स ऑफ एनर्जी इन द सन जो है इज न्यूक्लियर फ्यूजन। और इसमें जो है वो कोर का टेम्परेचर जो है उसमें
वो कितना होता है 20 मिलियन डिग्री सेल्सियस, और सरफेस टेम्परेचर जो है वो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसमें देखें 4 प्रोटॉन्स कैसे टेक पार्ट करते हैं। पहले 2 प्रोटॉन टू प्रोटॉन साइकिल की बात करें तो प्रोटॉन टू प्रोटॉन ने मिलकर बनाया एक जो है वो ड्यूट्रियम, और प्लस एक बीटा मिला और साथ एक एंटी न्यूट्रिनो। उसके बाद जो है वो जो आपका जो है वो ड्यूट्रियम और प्रोटियम ने मिलकर फिर हीलियम 3 बनाना है, और हीलियम 3 और हीलियम ने सॉरी ये क्या प्रोटियम ने मिलकर फर्दर जो है वो आगे क्या बना देना है, वो हीलियम 4 बना देना है। तो टोटल जो है वो 4 प्रोटॉन जो है वो यहाँ टेक पार्ट करते हैं। 1 2 3 और 4 प्रोटॉन्स जो है ना वो मिलके फिर जाके क्या बनाता है हीलियम एटम सन में, प्रोटॉन टू प्रोटॉन साइकिल में। तो ये रिएक्शन आपको दिया गया, ठीक है। सो प्रोटॉन टू प्रोटॉन रिएक्शन इन द सन जो है ये आपने ये वाली इक्वेशन भी लर्न करनी है, और ये वाली जो है वो ड्यूट्रियम टू ड्यूट्रियम और ड्यूट्रियम टू ट्रीटियम रिएक्शन जो है वो भी लर्न करना है। बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर लास्ट जो टॉपिक है ये भी सिंपल है जी, और इसमें जो है वो हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स, हमें पता है प्रोटॉन, लेप्टॉन्स और हेड्रॉन्स। अच्छा, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये वाले जो है हमारे पास प्रोटॉन और लेप्टॉन जो है इनकी बात करें तो ये जो है ये कहता है जी कि ये दोनों जो हैं वो क्या होते हैं कि एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, इनको कहते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल्स। एलिमेंट्री का मतलब ये होता है कि फर्दर डिविजिबल नहीं है, तो ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं। एलिमेंट्री मीन ये फर्दर डिविजिबल नहीं है, ठीक है। तो फोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन ग्रुप जो है ये फर्दर डिविजिबल नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन, म्यून्स, न्यूट्रॉन ये फर्दर डिविजिबल नहीं होते, जबकि हेड्रॉन जो है ये फर्दर डिविजिबल होता है। सो अगर आप देखें तो हमारे पास जो है आगे हेड्रॉन जो है वो आगे फर्दर जो है वो बेरियन और मीजॉन्स में डिवाइड हो जाता है। पार्टिकल्स इक्वल इन मास आर ग्रेटर देन प्रोटॉन को कहते हैं बेरियन। हर एक लाइन यहाँ इंपॉर्टेंट है। मीजॉन द पार्टिकल लाइटर देन प्रोटॉन, फॉर एग्जांपल 5 मीजॉन जो इनको मीजॉन कहते हैं। एक पेयर ऑफ क्वार्क और एंटी क्वार्क मिलके जो है वो मीजॉन बनाते हैं, यानी कि 1 एंटी क्वार्क और 1 एंटी क्वार्क मिलके मीजॉन बनाएंगे, और 3 क्वार्क्स मिलके क्या बनाते हैं बेरियन बनाते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अक्सर पेपर में नजर आएगा आपको। एलिमेंट्री पार्टिकल्स जो है वो कहता है बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द मैटर हैं, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। और अगर देखें तो इसमें कहता है ऑल फोटोन इलेक्ट्रॉन जो एलिमेंट्री पार्टिकल हैं जो कि फर्दर डिविजिबल नहीं है। हेड्रॉन जो है वो एलिमेंट्री पार्टिकल नहीं है, और हेड्रॉन्स आर कंपोज्ड ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स कॉल्ड क्वार्क्स। और हाँ, एक और चीज़ है यहाँ पर, फोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स एक तो एलिमेंट्री पार्टिकल है, फर्दर डिविजिबल नहीं है, और दूसरी बात याद रखनी है कि ये जो हमारे पास हेड्रॉन्स और ये जो पहले जो ग्रुप है फोटोन और इलेक्ट्रॉन, इनमें फ़र्क ये है कि हेड्रॉन्स है ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है वो एक्सपीरियंस करते हैं, जबकि फोटोन और इलेक्ट्रॉन जो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है वो एक्सपीरियंस नहीं करते, क्योंकि ये आउटसाइड द न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। सो इसके बाद जो है वो बाकी सिंपल है जी इसमें। तो इसका मतलब है मैटर बिलोंग टू लेप्टॉन ग्रुप या क्वार्क ग्रुप से होगा। तो लेप्टॉन ग्रुप जो है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता, जबकि जो आपके पास क्वार्क ग्रुप है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स आगे जो है वो फर्दर एक्सपीरियंस कर रहा होता है, जिसको हम कहते हैं हेड्रॉन्स, ठीक है। अच्छा, ये वाली लर्न कर रहे हैं जी आप, डॉट स्ट्रेन चार्म टॉप बॉटम इनके जो देखें +2/3 है या -1/3 और 1/3। तो 1/3 या 2/3 चार्ज है, ये आपने इनको लर्न करना है एक दफ़ा अप और डाउन दोनों के लिए, ताकि अगर पेपर में क्वेश्चन आए तो आप इजीली आंसर कर सकें, ठीक है। और इट्स ऑल अबाउट जो है द टूडेज लेक्चर, ये बड़ा सिंपल है, जस्ट इसमें थ्योरेटिकली अंडरलाइन ही करना था और चीज़ें आपने लर्न करनी है सारी की सारी।